नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है धोखा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी 18 साल की एक बेटी है। जब मेरी बेटी ने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसके कॉलेज में हूबहू उसी की शक्ल की एक लड़की ने भी एडमिशन लिया। जब मैंने उस लड़की को पहली बार देखा तो मैं हैरान रह गया। वह लड़की बिल्कुल मेरी बेटी जैसी दिखती थी। इतनी समानता तो दो जुड़वा बहनों में ही हो सकती थी, परंतु मेरी पत्नी ने तो एक ही संतान को जन्म दिया था। जब मैंने सच्चाई का पता लगाया तो मेरे होश उड़ गए। इंटर की परीक्षा पास करके बबीता ने जिस कॉलेज में प्रवेश लिया, इत्तेफाक से उसकी हमशक्ल रिचा नाम की एक लड़की ने भी उसी कक्षा में दाखिला लिया। शुरू में तो लोग समझते रहे कि दोनों सगी जुड़वा बहनें होंगी, परंतु जब पता चला कि ये बहनें नहीं हैं तो सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। लोगों के आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब रिचा ने बताया कि वह इसी वर्ष कानपुर से आई है और बबीता को जानती तक नहीं। इस चर्चा के कारण दोनों गहरी मित्र भी बन गईं। रिचा तो बहुत ही मेधावी और चंचल छात्रा थी, परंतु बबीता थोड़ी संकोची और अपने में सिकुड़ी सिमटी रहने वाली थी। रिचा जीवन की भरपूर हिलोरे लेती नदियों सी लहराती बहती दिखती थी, वहीं बबीता शांत स्थिर जल के समान थी। यही अंतर दोनों में भेद रखता था, वरना यदि दोनों को समान वेशभूषा और समान बाल की बनावट कर खड़ा कर दिया जाता तो उनके अभिभावक भी उनको नहीं पहचान पाते। धीरे धीरे यह बात उनके घरों तक भी पहुंच गई। बबीता के घर में तो कोई तवज्जो ही नहीं दी गई। हंसी हंसी में बात उड़ गई। शायद मनीषा की स्मरण शक्ति में भी धूमिल पड़ चुकी थी और वकील साहब यानी बबीता के पिता ने एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। वैसे भी वो बेटियों को कहाँ महत्व देते थे, किंतु रिचा के पिता डॉक्टर राहुल ने जब ये सुना तो उन्हें थोड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उनकी एकमात्र संतान रिचा ही थी। वे उसकी खुशियों का इतना अधिक ख्याल रखते थे कि उसकी छोटी छोटी बातों को भी पूरा करने में उन्हें संतोष मिलता था। पत्नी नवजात शिशु को जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी थी और वे इस बच्ची को ही अपने से चिपकाए रहे। उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। उनकी सारी खुशियाँ रिचा के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थीं। रिचा के कॉलेज में वार्षिकोत्सव था। डॉक्टर राहुल हमेशा की भांति वहाँ गए। रिचा अपनी सहेली बबीता को अपने पिता से मिलवाने ले गई। बबीता ने दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। डॉक्टर राहुल तो यह समानता देखकर ठगे से रह गए। वे एकटक निहारते रहे। यह देखकर रिचा उनकी आंखों के आगे हाथ से पंखा करके हंसती हुई बोली, पापा कहाँ खो गए? है ना बिल्कुल मेरी तरह। वो मानो उसको देखते ही अपनी सुध-बुध क्षण भर के लिए खो बैठे थे। सामान्य होते हुए उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वह सकुचाते हुए बोली, बबीता। तुम्हारे माता पिता भी आए हैं क्या? बबीता दुखी स्वर में बोली, नहीं। डॉक्टर राहुल ने फिर पूछा, क्यों नहीं आए? बबीता बोली, पता नहीं, शायद उन्हें यह सब पसंद नहीं। डॉक्टर साहब को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। वे उसे पुचकारते से स्वर में बोले, अच्छा बेटा तुम जाओ। रिचा बबीता का हाथ पकड़कर उछलते कूदते छात्राओं की पंक्तियों में जाकर बैठ गई। डॉक्टर राहुल कार्यक्रम तो जरूर देख रहे थे, पर उनका ध्यान कहीं दूसरी ओर ही था। बैठे बैठे उन्हें ध्यान आया कि बबीता के घर का फ़ोन नंबर और पता तो पूछना भूल ही गए हैं। ज्यों ही समारोह समाप्त हुआ, उनकी बेटी रिचा उनके पास आई और बोली, पापा बबीता को भी ले चलते हैं, उसको उसके घर छोड़ देंगे। तब उन्होंने पूछा, क्यों, क्या उसके घर से उसे कोई लेने नहीं आया? ऐसी बात नहीं है पापा, उसका भाई आया होगा, परंतु मैं उसका घर देखना चाहती हूँ। तब वे बोले, अच्छा ठीक है। बबीता का भाई सचमुच मोटरसाइकिल लिए खड़ा था, लेकिन रिचा ने जिद करके उसे अपने साथ कार में ही बिठा लिया। बबीता भी कुछ नहीं बोली। इसी बहाने डॉक्टर राहुल ने भी उसका घर देख लिया। वह उतरने लगी तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारे यहाँ फ़ोन है घर पर? वह बोली, घर पर नहीं है, पिताजी के दफ्तर में है। तब उन्होंने कहा, बेटा जरा नंबर देना। डॉक्टर राहुल ने जेब से छोटी डायरी निकाली और नंबर को नोट कर लिया। नमस्ते और धन्यवाद कहकर बबीता अपने घर के अंदर चली गई। डॉक्टर राहुल रात भर ठीक से सो भी नहीं सके। बड़ी उथल पुथल थी उनके हृदय में। वो सोच रहे थे कि दो लड़कियों की शक्ल सूरत और उम्र में इतनी समानता कैसे हो सकती है। अगले दिन उन्होंने बबीता के पिता को फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन पर ही अपना पूरा परिचय दिया और पूछा, क्या आपकी बेटी बबीता का जन्म 4 जनवरी 1974 को कानपुर के अस्पताल में हुआ था?
उधर वकील साहब का स्वर गूंजा, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तारीख और सन मुझे इसीलिए भी याद है क्योंकि मेरे बेटे की जन्म तिथि भी वही है। समय मैं बता देता हूँ, रात के करीब 12:10। डॉक्टर राहुल फोन पर ही चकित हो उठे। इसी समय के आसपास तो उनकी बेटी भी पैदा हुई थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभी तक किस्से कहानियों में ही ऐसी बातें पढ़ने को मिलती थीं, लेकिन क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा हो सकता है? उनका जिज्ञासु वैज्ञानिक मन यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि समान कर्ककाठी के चेहरे मोहरे की दो लड़कियां दो भिन्न परिवारों में कैसे पैदा हो सकती हैं। डॉक्टर राहुल बहुत ही चुपचाप से रहने लगे थे, कहीं खोए खोए से। घंटों सोचा करते, पर कोई निष्कर्ष निकालने में सफल नहीं हो पाते। ऋचा भी पिता की इस स्थिति से अनभिज्ञ नहीं थी, परंतु उनके दुख और परेशानी के कारण को भी वह नहीं समझ पा रही थी। एक दिन पिता के गले में झूलते हुए बोली, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है पापा? डॉक्टर बोले, नहीं बेटे, फिर आप इतना गुमसुम क्यों रहते हो? मुझे आपका इतना गंभीर और गुमसुम होना बहुत खलता है पापा। डॉक्टर राहुल बेटी के गाल थपथपाकर हंस दिए और बोले, बेटा तुम अपनी सहेली को इतवार के दिन घर ले आना, हम सब बैडमिंटन खेलेंगे। ऋचा खुशी खुशी चली गई और डॉक्टर राहुल का वैज्ञानिक दिमाग कुछ परीक्षण कर लेना चाहता था। इतवार को गाड़ी लेकर ऋचा अपनी सहेली के घर उसे लेने गई तो डॉक्टर राहुल लॉन में ही बेचैनी से टहलते रहे और सोचते रहे अपने परीक्षण के विषय में। इंतजार में घड़ियां बड़ी मुश्किल से बीत रही थीं और ऋचा का कहीं अता पता नहीं था। अंत में गाड़ी बंगले में दाखिल हुई, परंतु यह क्या, बबीता तो उसके साथ थी ही नहीं। ये तो कोई और ही लड़की थी। अब ऋचा को क्या मालूम कि उसके पिता के दिमाग में क्या चल रहा है, या उन्होंने किस विशेष सहेली को लाने के लिए बोला था। वह बोली, चलिए अब खेलते हैं। डॉक्टर राहुल इस पर क्या बोलते, उनका तो तीर खाली चला गया था। वे धीरे से बोले, और वह तुम्हारी सहेली, क्या नाम बताया था उसका? हाँ, बबीता, उसे क्यों नहीं लाई? ऋचा हंस दी, पापा उसे खेलने में विशेष दिलचस्पी नहीं है। डॉक्टर राहुल ने मन ही मन अपने आप को कोसा, क्योंकि वो बेटी को वादा कर चुके थे, इसीलिए बड़े ही मरे मन से बैडमिंटन खेलने लगे। बच्चों के साथ खेलते खेलते थोड़ी देर को वास्तव में भूल गए अपने परीक्षण और परिणाम को और उनके साथ मस्ती करते हुए खेलने लगे। एक दिन इत्तेफाक से बबीता स्वयं अपने भाई के साथ डॉक्टर राहुल के क्लिनिक पहुंच गई। उसके गाल में सूजन आ गई थी और अंदर की दाढ़ में काफ़ी दर्द था। डॉक्टर राहुल को तो मानो बिना लाग लपेट के परीक्षण करने का सुराघात लग गया था। कहाँ तो उन्होंने सोचा था कि ऋचा जब बबीता को लेकर घर आएगी तब खेल तो बहाना होगा, वास्तव में उसका दंत परीक्षण मजाक मजाक में ही करके अपनी शंका दूर करेंगे। उन्होंने बबीता का मुंह खोलकर उसका परीक्षण किया, उसका इलाज तो किया ही, साथ ही ये भी नोट किया कि बबीता के पीछे संपूर्ण दांत न होकर केवल 2 ही दांत हैं। सुबह उन्होंने ऋचा को बुलाया और उसका दंत परीक्षण किया। वे दंग रह गए, उसके भी पीछे केवल 2 ही दांत थे। उन्हें विश्वास हो गया कि ऋचा और बबीता दोनों जुड़वा ही हैं। जरूर किसी ने बीच में शरारत की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उनकी एक बेटी चुराई हो। उनका मन व्याकुल हो उठा। डॉक्टर राहुल तो पत्नी के प्रसव से कुछ माह पूर्व ही विदेश चले गए थे। उन्हें तो जब पत्नी के निधन का समाचार मिला तब भागे चले आए थे। उनकी जिज्ञासा उन्हें कानपुर खींच ले गई। उन्होंने अस्पताल से सारी रिपोर्ट निकलवाई, परंतु व्यर्थ। रिपोर्ट में तो एक ही बच्चा लिखा हुआ था। थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा, क्यों ना बबीता का रिकॉर्ड देखा जाए। पहले तो अस्पताल के कर्मियों ने इनकार किया, पर डॉक्टर राहुल को वहाँ के डॉक्टर मल्होत्रा बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने बबीता का रिकॉर्ड निकलवा दिया। मनीषा के 2 जुड़वा बच्चे होने का रिकॉर्ड था। साथ में ये भी लिखा था कि एक ही नाल से दोनों बच्चे जुड़े थे। उन्होंने देखा वजन के स्थान पर एक बच्चे का वजन स्वस्थ बच्चे के बराबर लिखा हुआ है, जो कि काट कर लिखा गया था। यह बात वे समझ नहीं सके कि आखिर एक ही नाल से जुड़े बच्चों के वजन में इतनी असमानता कैसे, जबकि जुड़वा बच्चों का वजन जन्म के समय एक स्वस्थ बच्चे जितना हो ही नहीं सकता। ऊपर से लड़के का वजन काट कर लिखा हुआ था। यही नहीं, मात्रा में भी छेड़खानी की गई थी, मानो भूल से लड़की लिख दिया गया हो। उन्होंने फिर अपनी फाइल देखी, लेकिन कहीं भी कुछ कटापटा नहीं था और इतना उनके दिमाग में दौड़ा भी नहीं कि बेटा को बेटी करने में या लड़का को लड़की करने में कहीं काटने पीटने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वे चुपचाप घर लौट आए। पहेली अभी सुलझ नहीं पाई थी। यदि ऋचा और बबीता बहनें थीं तो उनका बच्चा कहाँ गया? उनकी उत्सुकता इतनी तीव्र थी
कि वे रात दिन सोचते ही रहते। बबीता ऋचा से मिलने के लिए अक्सर आ जाती थी। उसे डॉक्टर राहुल के साथ गपशप करने में बड़ा मजा आता था। एक दिन डॉक्टर राहुल ने ऋचा और बबीता के खून का परीक्षण किया। दोनों के कार्डियोग्राफ, उंगलियों के चिन्ह, विभिन्न अंगों के एक्सरे, कानों के पर्दे, आंखों के अंदर की नसों आदि की फोटो ले डाली। ऋचा ने हंसते हुए कहा, बबीता, पापा को शायद यह लग रहा है कि कहीं हम किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं हैं। उन्हें ये सब करने में बड़ा मजा आता है। डॉक्टर राहुल ने जितने भी परीक्षण किए उनसे यही साबित हुआ कि दोनों लड़कियां जुड़वा बहनें ही हैं। वे जान गए थे कि दोनों लड़कियां एक ही माँ की हैं, परंतु एक प्रश्न खड़ा था कि फिर उनका बच्चा कहाँ गया? क्या किसी ने बच्चे बदल दिए? पर क्यों? यह प्रश्न वे सुलझा नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऋचा देखने में स्वस्थ और सुंदर बच्चे के रूप में थी और अपने यौवन के चढ़ते और भी सुंदर हो गई थी। लंगड़ी, लूली, गूंगी, काली, बहरी, कोई भी दोष तो नहीं था उसमें। फिर किसी ने क्यों बदला? वे इन गंभीर प्रश्नों में उलझे हुए थे कि उनके एक मित्र ने टोका, क्या बात है राहुल, कुछ परेशान से दिख रहे हो? डॉक्टर राहुल बोले, कोई भी स्त्री अपना बच्चा किसी दूसरे से किन किन कारणों से बदल सकती है? उनके मित्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अपने भारतीय समाज में सबसे प्रमुख और पहला कारण तो लड़का है, जिसे पाने के लिए वे अपना पूरा वाक्य कर भी नहीं पाए थे कि डॉक्टर राहुल बोले, धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी गुत्थी सुलझा दी। अब डॉक्टर राहुल के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। रिकॉर्ड पर लिखी हस्तलिपि उन्हें याद आ गई, जिसमें लड़की शब्द के ऊपर की मात्रा कटी थी और वजन भी काटकर सामान्य बच्चे का लिखा गया था। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। परंतु फिर एक दुविधा भी थी कि बबीता के पिता एक प्रतिष्ठित वकील थे, जिनके पास न धन की कमी थी और न ही विद्वता की। तो फिर वो ऐसा क्यों करेंगे? एक दिन डॉक्टर राहुल बिना बुलाए मेहमानों की तरह बबीता के घर पहुंच गए। वकील साहब सब परिवार घर पर ही थे। बबीता ने उनसे ऋचा को न देखकर पूछा, चाचा जी, ऋचा नहीं आई? वे हंसकर बोले, नहीं बेटे, मैं घर से थोड़े ही आ रहा हूँ। मैं तो सीधे क्लिनिक बंद कर तुम्हारे घर आ दमका हूँ, तुम्हारे हाथ की चाय पीने। उनके इतना खुलकर बोलने से सब हंस पड़े। वकील साहब बोले, चाय ही क्यों, कुछ और पीना चाहें तो वह भी मिलेगा। उन्होंने बड़ी शिष्टता से इशारा समझते हुए कहा, क्षमा करें, मैं इसके सिवा कुछ और नहीं पीता। मनीषा भी शिष्टाचारवश आकर बैठ गई थी। वकील साहब के बच्चों ने आकर नमस्ते की तो वे पूछ बैठे, इनमें से जुड़वा कौन है? इस अकस्मात किए गए प्रश्न पर मनीषा चौंक सी गई। बबीता भी ताज्जुब में पड़ गई, क्योंकि उसने कभी ऋचा से अपने जुड़वा भाई होने की बात नहीं की थी। बबीता और यह मेरा बेटा दीपक, ये दोनों हैं। वकील साहब मुस्कुराते हुए बोले। डॉक्टर राहुल ताज्जुब से देख तो रहे थे, पर विचलित तनिक भी नहीं हुए। बेटे की ओर वे टकटकी लगाए देखते रहे। बिल्कुल चेहरा मुहरा, नाक नक्श उनके ही जैसा था। एक विचित्र सी तरंग उनके हृदय में दौड़ गई, परंतु सामान्य स्वर में बोले, वकील साहब, लोग जाने कैसे हैं, बच्चों की अदला बदली करने में भी शर्म महसूस नहीं करते। एक लड़के के लिए लोग दूसरे का बच्चा चुरा लेते हैं। वकील साहब, जो वास्तव में कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं थे, वे मेहमान की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, हो सकता है साहब, इस दुनिया में तो कुछ भी संभव है। तब डॉक्टर बोले, संभव नहीं वकील साहब, ऐसा ही हुआ है। एक केस हमारे पास ऐसा है जिसमें मैं चाहूँ तो एक दंपति को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा सकता हूँ, पूरे प्रमाण के साथ। डॉक्टर राहुल कुछ ज़्यादा ही जोश में कह गए। मनीषा को तो जैसे बिजली का करंट सा लगा, वह सुन सी पड़ गई। वकील साहब को तो जोश में कोर्ट में जिरह सुनने और कहने की आदत सी थी, इसीलिए वे प्रभावहीन बने देखते रहे। डॉक्टर राहुल शायद अब तक अपने आप को काबू में कर चुके थे, इसीलिए वे मुलायम पड़ते रूखी हंसी हंसते हुए बोले, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं। यह कहते हुए उन्होंने तिरछी नज़र मनीषा पर डाली, जो सूखे पत्ते की तरह काँप रही थी। उनके जाने के बाद वकील साहब मनीषा से इतना भर बोले, डॉक्टर राहुल ऐसे कह रहे थे मानो उनका कटाक्ष हम पर ही हो। मनीषा पति के मुंह से यह सुनकर और भी डर गई। उसका अनुमान अब और पक्का हो गया कि डॉक्टर इशारों में उन्हीं से कह रहे थे। शिथिल और निढाल सी मनीषा कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। वह जहाँ बैठी थी वहीं बैठी रही। उसकी आंखों के आगे अपना अतीत साकार हो उठा। नामी वकील जगदम्बा प्रसाद की पत्नी बनने से पूर्व मनीषा कितनी चंचल थी, किंतु उसकी हंसी और अल्हड़ता
शादी के 7 फेरों के बीच ही शायद स्वाहा हो गई थी। ससुराल के एक चक्कर बाद ही किसी ने भी मायके में उसे हंसते खिलखिलाते बात बात पर उलझते नहीं देखा था। जगदम्बा प्रसाद के रौबदार व्यक्तित्व के आगे वह इतनी अदनी सी होती चली गई कि धीरे धीरे अपना अस्तित्व ही विलीन हो गया। जगदम्बा प्रसाद के बेबुनियादी क्रोध पर कई बार उसके मन में आया कि वह छोड़ छाड़कर अपने मायके चली जाए, पर हर बार माँ उसे तमाम ऊंच नीच समझाकर और अपनी असमर्थता जताकर वापस भेज देती थी। जब प्रथम प्रसव में कन्या हुई तो मनीषा पति की आंखों में उतरे क्रोध और शोक को देखकर कांप उठी थी। वकील साहब उपस्थित परिजनों के सम्मुख तो कुछ भी नहीं बोले, किंतु एकांत पाते ही दांत पीसकर मनीषा को यह जताना नहीं भूले कि तुम्हें लड़की ही पैदा करनी थी। मनीषा के नेत्रों में आंसू डबडबा गए। वह चुपचाप मुंह दूसरी तरफ कर सिसकने लगी। दूसरी बार प्रसव कक्ष में सरबती भी मनीषा के साथ थी। नवजात शिशुओं के रुदन के बीच ही सरबती का चेहरा लटक गया था। उसका मुंह देखकर ही मनीषा का चेहरा पीला पड़ गया था। परिणाम तो सरबती के चेहरे पर ही दिख रहा था, परंतु फिर भी उसने प्रश्न भरी निगाह सरबती पर डाली थी। सरबती अटक अटक कर बोली थी, मालकिन, अब के तो दोनों जुड़वा बेटियां हैं। मनीषा पर तो मानो वज्र गिर पड़ा। वह उसकी ओर जीवन दान मांगती सी इतना भर कह पाई, सरबती कुछ सोच, वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और वह बेहोश हो गई। सरबती मनीषा के दर्द और घाव को समझती थी, पर अनपढ़ गरीब किस बल पर उसका साहस बंधाती। उसको जो सूझा उसने किया। मनीषा को घंटे भर बाद होश आया तो वकील साहब को तनिक संतुष्ट और प्रसन्न देख फटी आंखों से चारों तरफ निहारने लगी कि कहीं स्वप्न तो नहीं देख रही, या इतने वर्षों तक वह अपने पति को ही भली भांति न जान सकी। इतने में वकील साहब तनकर बोले, देखना, बेटे को बैरिस्टर बनाऊंगा। बैरिस्टर? वह चौंकी, मानो स्वप्न की दुनिया से वास्तविकता में आ गई हो। वकील साहब ने बेटे को उसकी बगल में लिटा दिया। मनीषा के कांपते हाथ अनायास ही बच्चे के शिशन पर चले गए। वह मुंह ठगी सी सरबती की ओर ताकने लगी। थोड़ी देर बाद वकील साहब घर चले गए थे। मनीषा ने दोनों हाथों से कंगन उतारते सरबती को इशारे से पास बुलाकर पहना दिए और फफक फफक कर रो पड़ी। सरबती ने धीरे से बताया था, चिंता न कर बहू जी, एक डॉक्टर के बेटा पैदा हुआ है, उससे बदल लिया है। इसके बाद बड़ी देर तक सरबती खुसर फुसर कर बताती रही अपनी वीरगाथा कि कैसे नर्स को लोभ दिखाकर उसे यह सफलता मिली। मनीषा सुन तो रही थी, पर पीड़ा भी हुई उसे अपने इस कृत्य पर। फिर भी सरबती की कृतज्ञ थी। अचानक मनीषा को वकील साहब ने जोर से झकझोरा तो उसकी तंद्रा टूटी। वह हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। तब वे बोले, तुम अभी तक यहीं मुंह लटकाए बैठी हो। मनीषा अपना सिर पकड़कर बिना कुछ कहे वहां से चल दी। बबीता ने पूछा, माँ क्या सिर में दर्द है? मनीषा इनकार में सिर हिलाती एक लंबी सांस खींचकर बोली, मुझे अकेला छोड़ दो, कोई बात मत करो। पर माँ खाना तो खा लो, दीपक ने कहा। तो मनीषा शून्य में देखती हुई बोली, मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर मनीषा कमरे में सोने चली गई। नींद उसे कहाँ आनी थी। वह आंखों में आंसू भरे करवट लेती रही। कभी अपनी कायरता पर रोती तो कभी अपराधबोध त्रस्त कर देता। हाय, क्यों मैं इतना भय समा गया था मेरे अंदर। किसी की कोख से बेटा छीन लेने का जो अपराध किया, उससे तिल तिल कर जलती ही तो रही हूँ। कोई सुख नहीं पाया। इतने वर्षों तक घुट घुट कर जीती रही, पर कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाई। अपनी ही नज़रों में जब व्यक्ति गिर जाए तो उसका जीना मरना एक समान हो जाता है। अगले दिन मनीषा बबीता से ऋचा के घर का पता पूछकर चली गई। उसे देखते ही डॉक्टर राहुल व्यंग से मुस्कुराए और बोले, मैं जानता था आज आप में से कोई एक या दोनों पति पत्नी आओगे जरूर। इस कारण ही मैं क्लिनिक बंद करके घर में बैठा हूँ। फिर लंबी सांस छोड़कर गंभीरता ओढ़ ली और बोले, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मनीषा सिर झुकाए अपराधी की भांति कुछ क्षण सूखे होठ चाटती रही। सहसा फूट फूट कर रो पड़ी। रुदन थमा तो बोली, डॉक्टर साहब, मैं आपकी अपराधिन हूँ, मुझे दंड मिलना ही चाहिए। मैंने अपने स्वार्थ के कारण आपका बेटा छीना। मैंने अपने पति के भय के कारण यह कदम उठाया था। फिर भी कुछ भी हो, मैंने यह अपराध किया तो अपने स्वार्थ के लिए ही था ना, इसीलिए मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। यह सच है कि ऋचा मेरी ही बेटी है और दीपक आपका बेटा है, और मैं अपनी गलती की सजा भोगने के लिए तैयार हूँ। उसने अंतिम वाक्य सजल नेत्र ऊपर उठाकर सीधे उनकी आंखों में झांकते हुए कहा। डॉक्टर राहुल फिर भी चुप रहे। वह आगे बोली, आप अपना दीपक दावा करके ले लीजिए। डॉक्टर राहुल बोले, क्यों, आज पति का भय नहीं रहा? वह बोली, भय तो आज भी है, परंतु अब उसको सहने की ताकत मुझ में पैदा हो गई है।
ऋचा, जिसने सब कुछ सुन और समझ लिया था, कमरे की ओर से बाहर आते हुए बोली, पापा, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। इतना कहकर वह उनके पैरों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर राहुल अचकचा गए। इस स्थिति की तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने उसे उठाते हुए ताज्जुब से पूछा, तू कॉलेज से कब आई? अच्छी बेटियां पाँव नहीं पड़ती। तू क्यों रो रही है पगली? तेरे बिना तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। उसे दुलारते समझाते बोले, तू तो मेरे शरीर का हिस्सा है। यह कहकर उन्होंने उसके सिर पर स्नेह से चपत लगाई और कहा, तू दुखी मत हो, हम यह शहर ही छोड़ देंगे। मैं जल्लाद नहीं हूँ जो तुझे ऐसी जगह झोंक दूँ जहाँ बेटियों के जन्म का भय समाया हो। तू तो मेरा बेटा और बेटी दोनों ही है। नहीं पापा, मुझे पता है आप मुझे मानसिक रूप से असुरक्षित नहीं देखना चाहते हैं, पर मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ? मैंने आज तक आपका बहुत लाड प्यार और दुलार आपसे पाया है। यद्यपि मैं आपको खोना नहीं चाहती, पर आपको बेटे से वंचित रखना। चुप कर, जोर से बीच में ही उन्होंने टोका। बहुत बोलने लगी है। मनीषा आगे बढ़कर ऋचा से आंखें मिलाने का साहस न कर सकी तो गले लगाना तो दूर रहा। वह बोली, डॉक्टर साहब, मैंने आप जैसे महान व्यक्ति के साथ धोखा किया। मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। मैं दंड की अधिकारी हूँ। इतना कहकर वह फिर से रोने लगी। डॉक्टर राहुल को मनीषा पर क्रोध तो आ रहा था, पर वो उसे सजा भी नहीं देना चाह रहे थे। कुछ चिढ़कर बोले, जानती हैं आपको भय तब क्यों लग रहा था? क्योंकि आप मुंह में फंसी थी, और शायद आज आपका अपनी देह से ममता छूट गई है, इसीलिए आप भयभीत नहीं हैं। मनीषा बोली, डॉक्टर साहब, सही कहा आपने। आज मैंने जान लिया है, जो मनुष्य भयवश झूठा आचरण करता है वह पशु से भी बदतर है। डॉक्टर राहुल के चेहरे की कठोरता कुछ कम हुई। उन्होंने सोचा, सजा के बजाय क्षमा अधिक वीरतापूर्ण कार्य है। क्षमा जो वीर पुरुष का भूषण है। अपने कुटुंब और प्रियजन के लिए तो सभी त्याग करते हैं, पर जो दूसरों के लिए करे वही प्रशंसनीय है। फिर अपकार का बदला अपकार नहीं बल्कि उपकार ही हो सकता है। जिस पौधे को उन्होंने सींचकर बड़ा किया ही नहीं, उससे मोह उत्पन्न होगा भी कैसे, और न ही वह उन्हें अपना पाएगा। मनीषा दोनों हाथ जोड़कर बड़ी निर्भयता से परिणाम जानने के लिए उनके आगे खड़ी रही। डॉक्टर राहुल बड़ी दृढ़ता से बोले, आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, मैं इसी से प्रसन्न हूँ। अब आप जा सकती हैं। और हाँ, जो पहेली आज तक आपने अपने तक सीमित रखी, आगे भी रख सकती हैं। मेरी ऋचा मुझे प्राणों से प्यारी है। शायद आप मेरा अभिप्राय समझ गई होंगी। मनीषा आश्चर्य से उनकी तरफ ताकती रही, फिर उनके चरणों में झुक गई और बोली, डॉक्टर साहब, आप सचमुच महान हैं।